नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो मरुस्थलीय प्रदेश चल रहा था और मरुस्थलीय राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे। और भौतिक प्रदेशों में हम सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने हैं राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, और राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश कहने का मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे वाला जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने थोड़ा यहाँ तक देख लिया था। हमें ये राजस्थान के चार भौतिक प्रदेशों के बारे में यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। और आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के ध्यान रखिएगा मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ली थी और भी देख लेते हैं। उत्पत्ति इसकी ट्रसरी कालीन एवं प्लीस्टोसीन युग में हुई। अवशेष 33 सागर का माना जाता है। विस्तार की बात करें तो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 300 किलोमीटर चौड़ाई है और 200 से 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है मरुस्थलीय प्रदेश की। कुछ बेसिक चीज़ों को अपन जल्दी पढ़ लेते हैं। हाँ, अब बात करें हम कि जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, जो ये मरुस्थलीय प्रदेश दिख रहा है थार का मरुस्थल है, ये भाग किसका है? तो ये थार का मरुस्थल ध्यान रखिएगा ग्रेट पोलियो आर्कटिक जो अफ्रीकन जो मरुस्थल है इसी का ध्यान रखिएगा पूर्वी कहलाता है। और ये इस तरह से फैला हुआ है, ये है पूरा का पूरा। ये आप जो देख रहे हैं इसी को बोला जाता है ग्रेट पोलियो पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग। और इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरब में इसे कबीर का मरुस्थल कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है और भारत और पाकिस्तान में इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि जो थार का मरुस्थल है वो सारा मरुस्थल का भाग नहीं है, ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन का भाग है। आगे देखें। देखो, थार के मरुस्थल के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं। आजकल विशेषताएं एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है। देखो, थार के मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान में लगभग इसका क्षेत्रफल जो ध्यान रखिएगा 2 लाख है। कितना? 2 लाख 9 हज़ार वर्ग किलोमीटर। 42 नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। और राजस्थान में मुख्य जो मरुस्थल फैला हुआ है वो है 1,75,000 के समथिंग जो थार का मरुस्थल है। दोस्तों, थार का मरुस्थल जो विश्व का ध्यान रखिएगा सबसे युवा मरुस्थल माना जाता है, क्योंकि थार के मरुस्थल का विस्तार दिनों दिन होता जा रहा है। थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ठीक है, तो ये थार के मरुस्थल की कुछ विशेषता है। थार का मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मिले हैं। और थार का मरुस्थल ध्यान रखिएगा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। थार का मरुस्थल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, इसको भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र माना जाता है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को जो मानसून होता है उसको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है और वर्षा ऋतु को ध्यान रखिएगा नियमित बनाए रखता है। तो थार का मरुस्थल का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। देखो, थार का मरुस्थल यहाँ समझना, जो थार का मरुस्थल है और एक तरफ है सारा मरुस्थल। तो बताते हैं कि सारा मरुस्थल का भाग नहीं है। तो क्यों नहीं है थार का मरुस्थल? देखो, थार का मरुस्थल है जैसलमेर के आकल गांव का भाग और सारा मरुस्थल का भाग नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि आकल गांव का भाग है, ये सारा मरुस्थल का भाग नहीं है। एक तो ये। अगला देखो, माइका शिष्ट चट्टानें पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं किसमें? सारा मरुस्थल। जबकि जो सारा मरुस्थल है, ठीक है, थार के मरुस्थल में तो माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती है, जबकि जो सारा मरुस्थल है उसमें माइका शिष्ट चट्टानों के क्या पाए जाते हैं? अभाव पाया जाता है। इसी कारण ये इसका भाग नहीं है। देखो, ये है थार का मरुस्थल और सारा मरुस्थल, दोनों एक साथ देख लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि प्राप्त होता है, जबकि प्राकृतिक वनस्पति का अभाव पाया जाता है यहाँ से। किनसे? सारा मरुस्थल है। तो इसलिए जो थार का मरुस्थल है वह किसका? सारा मरुस्थल का भाग नहीं है। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलो। देखो, जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान में थार का मरुस्थल है, इसको डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ध्यान रखिएगा जो राजस्थान के थार का मरुस्थल उसको रुक्स प्रदेश कह करके पुकारा है। चीनी यात्री इंसांग ने मरु प्रदेश कह करके पुकारा है अथवा गुजरातरा प्रदेश कह करके इसको पुकारा है। आगे बात करूँगा मैं इसकी। जो राजस्थान का इसका क्षेत्रफल है 61.40 है। ठीक है, 61.11% है और इस पर 40% जनसंख्या है। 33 सागर का भाग है। इन चीज़ों को हम पहले भी चर्चा अच्छा डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले आगे देख लिया। प्लीस्टोसीन युग है,
नियोजिक है, उत्तर पूर्वी दक्षिणी पूर्वी कोर, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। इसका मृदा रेतीली बोली जिन्हें एंटी सोल कहा जाता है इसमें। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें जो चट्टान है राइलोक्रम, देलीक्रम और मालानी अथवा ग्रेनाइट क्रम की क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। जैसे जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती है। महत्वपूर्ण चट्टानें दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। देखो, जो मरुस्थलीय प्रदेश था उसमें जो जिलों की संख्या थी दोस्तों 12 थी। कितनी थी? 12। देखो, जिलों की संख्या 12 थी। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। पाली है, नागौर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू, सीकर। तो दोस्तों, अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो ध्यान रखिएगा ये नागौर, और नागौर से जो नवीनतम जिला जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब नवीनतम जिलों की बात की जाए एड की, तो इसको आप यदि आपको अपडेट करना आता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे नया जिला जुड़ेगा कौन सा? डीडवाना कोचामन, डीडवाना कोचामन आ जाएगा नवीनतम जिला। इधर से और देखिए क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। यहाँ से जालोर नहीं, यहाँ से बाड़मेर के साथ में एक नया जिला हो जाएगा कौन सा? बालोतरा। कौन सा हो जाएगा? बालोतरा, इसमें नया जिला। और एक ध्यान रखिएगा जोधपुर और जैसलमेर के मध्य से कौन सा? फलोदी। तो 3 नवीनतम जिलों का ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 15 जिले हैं इसमें, किसमें? मरुस्थलीय प्रदेश में। एक तो डीडवाना कोचामन है, बालोतरा है और एक है फलोदी। ये भी आपको साथ के साथ ध्यान में रखना है। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष। देखो, थार का मरुस्थल है, उससे कैसे पता चलेगा कि 33 सागर का अवशेष है? तो यहाँ से एक तो खारे पानी की झीलें मिलती हैं। क्या मिलती है? यहाँ से खारे पानी की झीलें मिलती हैं। और खारे पानी की झीलें वहीं मिलेगी जहाँ पे सागर रहा होगा या महासागर रहा होगा। तो ये प्रमाण हमें देते हैं कि यहाँ पे पहले 33 सागर था। आज जहाँ पे खारे पानी की झीलें मिल रही हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पहले क्या था? 33 सागर था। ट्रसरीकालीन जो अवसादी चट्टानें, जीवाश्म खनिज के अवशेष, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर आदि के भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। देखो, जैसलमेर में देखिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पे सागर होगा, इसीलिए यहाँ पे कौन सी चट्टानें अधिक पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें अधिक पाई जाती हैं यहाँ पे। और जो जैसलमेर का कुलदरा गाँव है, ये जैसलमेर का कुलदरा गाँव है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बेल मछली के अवशेष। और कुलदरा गाँव से ध्यान रखना दोस्तों डायनासोर। यहाँ से डायनासोर, डायनासोर के क्या मिले? यहाँ से ही अवशेष प्राप्त हुए। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। देखो, मरुस्थल की बात करूँ मैं, मरुस्थल की बात करूँ तो मरुस्थल को ध्यान रखना दोस्तों बनावट के आधार पर। देखो, मरुस्थल को जो बनावट के आधार पर है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हममादा है, इर्ग है, रेग है। हममादा क्या है? देखो, हममादा की बात करूं मैं, हममादा क्या है? हममादा जो चट्टानी अथवा पथरीला मरुस्थल होता है उसे हममादा कहा जाता है। और जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे इर्ग कहा जाता है। और जो रेग है वो दोनों का मिक्स है। अब बात की जाए जो ये हममादा है, हममादा की बात की जाए तो जैसलमेर शहर के आसपास यहाँ पे जुरासिक कालीन चट्टानों विशाल चट्टानें पाई जाती है। और मुख्य रूप से जो पोखरण है, पोखरण से लेकर के बालोतरा, फलोदी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे कौन सी जुरासिक कालीन चट्टानें पाई जाती है? शेष संपूर्ण जो मरुस्थल है रेतीला है, इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। जो मिक्स मरुस्थल है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर हैं, सांचौर, सीकर, नीम का थाना, इन सभी के अंतर्गत कौन सा है? मिश्रित मरुस्थल है। तो बनावट के आधार पर जैसा कि आपने देखा भी कि मरुस्थल को 3 भागों में बांटा है। कौन सा? हममादा है, इर्ग है और रेग है। अब हम आगे बात कर ले मरुस्थल की। तो दोस्तों, जो मरुस्थल है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक रेखा है ये, और इसको बोलते हैं 50 सेमी समवर्षा रेखा। कौन सी बोलते हैं? 50 सेमी समवर्षा रेखा। ध्यान से समझना। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। और ये आप देख रहे हो ये रेखा, ये है कौन सी? 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा जो कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है मरुस्थल को। 25 सेमी समवर्षा रेखा
50 सेमी सम वर्षा रेखा है वह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। जो 25 है और ये 10 सेमी है, इसके मध्य का जो मरुस्थल है वह है शुष्क मरुस्थल। ध्यान से देखने की कोशिश करना, जिसमें जिले आते हैं जैसलमेर है, फलोदी है, जोधपुर वाला है, ठीक है, इधर से बाड़मेर है, बालोतरा का कुछ हिस्सा जाएगा, बीकानेर आ जाएगा। और जो ये मरुस्थल देख रहे हो 25 से 50 भी आ सकता है अथवा 40 सेमी भी आ सकता है, क्योंकि 40 सेमी इसकी पूर्वी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। इसको बोलते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको, अर्धशुष्क मरुस्थल, जिसमें कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये वाले जो पाली, जालोर, सांचौर, ये वाला ज़रा क्षेत्र आता है, ये आता है अर्धशुष्क में। ठीक है, तो मरुस्थल को हमने मोटा मोटा कितने भागों में बांट दिया दोस्तों, 2 भागों में इसको बांटे रखा है। अब आगे की बात करें, देखो ये दिया हुआ भी है, राजस्थान पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा के वितरण की दृष्टि से 50 अल्प से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को समान 2 भागों में बांटती है। 50 सेमी वर्षा अरावली के पश्चिमी सीमा या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ये वाला, ये 2 भाग है, 2 भाग बना रखे हैं, ठीक है, मरुस्थल को, ठीक है। ये भी देखिए मैंने 25 सेमी है, ये 50 सेमी है। 25 से 50 के मध्य जो भाग है अर्धशुष्क है, और ये वाले 0 भी आ सकता है, 10 भी, तो 25 से 10 के मध्य वाला शुष्क मरुस्थल है। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ये उत्तरी भाग है, इसको थली कहा जाता है और इसको थली कहा जाता है। जो मरुस्थलीय प्रदेश का उच्च भाग है उसे तो थली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थली, और जो निम्न भाग है उसे तली कहा जाता है, तली। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनका भी आप साथ के साथ थोड़ा ध्यान रखिए। अब हमें यहाँ पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि जो मरुस्थल है इसको 2 भागों में कौन बांटती है, 25 सेमी सम वर्षा रेखा। मरुस्थल को 2 भागों में कौन बांटती है, 25 सेमी सम वर्षा बांटती है इसको। और एक तरफ है शुष्क रेतीला मरुस्थल जहाँ वर्षा 25 से 10 से 25 सेमी के मध्य होती है। एक है अर्धशुष्क मरुस्थल, इसे रेतीला मरुस्थल भी कहते हैं, और यहाँ 25 से 40 सेमी के मध्य वर्षा होती है। अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान है, शेखावाटी, अंतःप्रवाही क्षेत्र, नागौर का पठार है, अथवा लूणी बेसिन है। और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना आराम से, यहाँ पे जो शुष्क रेतीला मरुस्थल प्रदेश है इसको 2 भागों में फिर बांटा। यहाँ 2 चीज़ों पे ध्यान रखना, एक तो मुक्त है और एक है युक्त है। तो जो रेत से युक्त है, आप व्यवहारिक तौर पे देख सकते हो, ज़्यादा भाग है रेत से युक्त है, और वह है कितना 58.50%। रेत से मुक्त यह है कितना 41.50%। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। और अब इसमें हम रेत के टीले भी पढ़ेंगे, अलग अलग संरचना पढ़ेंगे दोनों में, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हमने बांट दिया, ठीक है। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 25 सेमी वर्षा के पश्चिमी स्थित रेतीला प्रदेश, जहाँ औसत वर्षा 20 सेमी से भी क्या होती है, कम होती है, और वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती है, ठीक है, उसे शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। और जैसलमेर का जो सम है वो पूर्णतः वनस्पति रहित है, इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब रचनात्मक दृष्टि से शुष्क रेतीले मध्य प्रदेश को हमने अभी जस्ट हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि अलग अलग भागों में बालों का स्तूप युक्त प्रदेश है, और एक है बालों का स्तूप युक्त प्रदेश। तो युक्त ज़्यादा है, ईर्घ पढ़ेंगे इसमें, लघु मरुस्थल है, गिरपद है, इंचेल वर्ग है, लेठियन है। जो बालों का स्तूप युक्त प्रदेश है उसमें हम्मादा है, लाटीसरीज है, चांदनल, कुबा, बोल्डर, रेग, आकलुड, कुलदरा गांव, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इन सभी को, हम्मादा, लाटीसरीज, इन सभी को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। और जैसे ही हमारा मरुस्थलीय प्रदेश पूरा होता है तो हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको लेकर के आएंगे। तो नमस्कार।